नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप सबको बता दें कि मिशन 100 के तहत आज हम बात करने वाले हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न अपने यहाँ पे रहेंगे। जो आरोह है भाग 2 है और जो वितान पुस्तिका है उसमें से अपने यहाँ पर प्रश्न रहने वाले हैं। तो पहला हमारा आज का जो सवाल रहेगा कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत का मूल संदेश क्या है? हरिवंश राय बच्चन की ये कविता है। और एक कविता और थी जिसका नाम था आत्म परिचय, तो ये दूसरी वाली कविता है। तो यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित ये गीत है। इसका मूल संदेश जो है वो ये है कि समय निश्चित गति से चलता है, अतः व्यक्ति को देखिएगा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सदैव उत्साहपूर्वक गतिशील रहना चाहिए। और यह गीत जो है वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है वो भी उत्पन्न करती है। अगला हमारा यहाँ पे सवाल नंबर जो 2 रहेगा कि कविता प्रसंग में अनेक बिंबु का प्रयोग किया गया है, कोई 2 बिंब बताइए। तो देखिए खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा ये एक दृश्य बिंब है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से एक सर्वे बिंब है। और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए ये एक स्पर्श बिंब है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट सवाल रहेगा, सवाल नंबर जो 3 है कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? इस कथन में कौन सा व्यंग्य छुपा हुआ है? तो देखिएगा इस कथन में कवि ने उन साहित्यकारों पर व्यंग्य किया है जो सीधी सादी बात को कहने के लिए पांडित्यपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं और जिससे कविता के भावों का जो सौंदर्य है वो नष्ट हो जाता है। अतः भाषा के चक्कर में कविता के जो मूल भाव हैं उनको हानि नहीं होनी चाहिए। ये बात यहाँ पर जो है वो कवि ने कही है। चौथा हमारा जो सवाल रहेगा कि कवि ने भीतर की सरिता किसे कहा है? सहर्ष स्वीकार है कविता के आधार पे बताना है आपको। तो देखिए कवि ने हृदय में भावात्मक और विचारात्मक ऊर्जा का जो नैसर्गिक यानी प्राकृतिक अंतः स्रोत है जिसके प्रभाव से वह लेखन करता है इसी ही भीतर की सरिता कहा है। यही कवि को हमेशा सरस बनाए रखती है। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला हमारा 5वें नंबर का जो सवाल है वो रहेगा कि कवि ने अस्थिर सुख पर दुख की छाया किसे कहा है? तो देखिए कवि ने किसानों और मजदूरों के शोषण से अर्जित सुख संपत्ति को अस्थायी बताया है, क्योंकि इस संपत्ति पर क्रांति की संभावना का दुख सदैव छाया रहता है। और पूंजीपति यही सोचकर सदैव दुखी रहता है कि क्रांति कभी भी उनका सर्वस्व छीन सकती है। अगला हमारा छठा सवाल रहेगा कि धूत कहो अवधूत कहो पंक्ति में तुलसीदास के व्यक्तित्व के किस पक्ष पर प्रकाश पड़ता है? तो देखिएगा उपयुक्त पंक्ति से स्पष्ट होता है कि तुलसीदास को अपने जीवन में लोगों की निंदा आलोचना का बहुत अधिक सामना करना पड़ा था। और इन पंक्तियों द्वारा तुलसीदास ने समाज के अहंकारी लोगों को चुनौती दी है और स्वयं को एक स्वाभिमानी राम भक्त भी सिद्ध किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए आगे हम बात करते हैं लघुतरात्मक प्रश्नों को लेके। तो पहला हमारा यहाँ पे जो प्रश्न रहेगा कि आत्म परिचय में कवि के कथन शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ में विरोधाभास है स्पष्ट करना है। तो देखिएगा यहाँ पे विरोधाभास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया है। कवि की वाणी वास्तव में शीतल है परंतु उसके मन में विद्रोह असंतोष का जो भाव है वो प्रबल है और वह समाज की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। वह प्रेम रहित संसार को अस्वीकार करता है, अतः अपनी वाणी के माध्यम से अपनी वेदना और असंतुष्टि को व्यक्त करता है। वह अपने कवित्व धर्म को ईमानदारी से निभाते हुए लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहा है। समझ में आया होगा। सवाल नंबर 2 है यहाँ पे कि कविता और बच्चों के खेल को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? सुझाव देना है। तो कविता और बच्चों का खेल दोनों में समानता है। देखिएगा बच्चों में रचनात्मक ऊर्जा होती है, खेल में अपने पराये का भेदभाव वो भूल जाते हैं और उनके खेलने की कोई निश्चित सीमा भी नहीं होती है। उनके सपने भी क्या होते हैं? असीम होते हैं। इसी तरह कविता की हम बात करें तो रचनात्मक तत्वों से वो भी युक्त होती है उसका क्षेत्र भी काफ़ी विस्तृत होता है और उसकी कल्पना शक्ति अद्भुत होती है। और कविता में भी सभी वर्गों के विचारों भावों सुख दुख आदि का निष्पक्ष जो है वो चित्रण किया जाता है। इसलिए कविता बच्चे दोनों में जो है वो मानव एकता का संदेश देखने को मिलता है। चलिए समझ में आया होगा दूसरा सवाल भी। सवाल नंबर 3 यहाँ पर जो हमारा रहेगा कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे पे छिपी क्रूरता की कविता है, अपने विचार व्यक्त करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये कविता जो है वो अपनेपन की भावना में छुपी क्रूरता को व्यक्त कर रही है। सामाजिक उद्देश्य के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक इन्होंने पहुंचाया है और ये कार्य ऊपर से तो करुण भाव दिखाता है। वास्तव में हम बात करें तो संचालक अपाहिज के प्रति सहानुभूति जगाकर आर्थिक लाभ कमाना चाहता है। उसे अपंग की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। अपाहिज व्यक्ति में उसकी पीड़ा को कुरेदने वाले और स्वाभिमान पर चोट करने वाले प्रश्न
उस भावात्मक अत्याचार है, ये करुणा नहीं, करुणा का सिर्फ पाखंड है जो क्रूरता की सीमा तक पहुँच जाती है। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सवाल नंबर 4 है। सहर्ष स्वीकारा हमारी जो कविता है उससे लिया गया है कि बहलाती शहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में आप कैसे अंतर विरोध पाते हैं उसको स्पष्ट करना है। तो देखिएगा इसका सही उत्तर जो यहाँ पे रहेगा, एक और तो कवि कहता है कि मैंने अपने जीवन के सभी दुखों को सहर्ष स्वीकार कर लिया है। कवि ने जीवन के हर पक्ष में सुख दुख का भाव, गरीबी सबको स्वीकार किया है, और प्रिय की ममता को अपना रक्षा कवच उन्होंने माना है, और उसी से अपना अस्तित्व भी उन्होंने माना है। परंतु प्रिय की आत्मीयता का बर्दाश्त नहीं होना विपरीत सी बात लगती है। लगता है कवि को भय है कि प्रिय की अति ममता और समीपता के कारण उसकी आत्मनिर्भरता जो है वो समाप्त हो जाएगी, और इसलिए वह वियोग का दंड चाहता है ताकि उसका प्रेम और भी गहराई पा सके और आत्मनिर्भर होकर उसका व्यक्तित्व जो हो परिमार्जित हो सके। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए हमारा 5वां जो सवाल रहेगा कि लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप काव्यांश के आधार पे भातृ शोक में बेचैन राम की दशा की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। चलिए सवाल में देखिएगा आंसर क्या रहेगा कि लक्ष्मण को मूर्छित देखकर राम भाव विह्वल हो उठते हैं और वे आम व्यक्ति की तरह विलाप करने लगते हैं। वे लक्ष्मण को अपने साथ लाने के निर्णय पर भी पछताते हैं। वे लक्ष्मण के गुणों को याद करते हुए रोते हैं, और वे कहते हैं कि पुत्र, नारी, धन, परिवार आदि तो संसार में बार बार मिल सकते, किंतु लक्ष्मण जैसा भाई दोबारा से नहीं मिल सकता। और लक्ष्मण के बिना वे स्वयं को पंख कटे पक्षी के समान असहाय भी मानते हैं, मणि रहित सांप के समान, तेज रहित तथा सूंड रहित हाथी के समान असक्षम अपने आप को मानने लगते हैं। और वे इस चिंता में थे कि अयोध्या में सुमित्रा माँ को क्या जवाब देंगे तथा लोगों का उपहास कैसे सुनेंगे कि पत्नी के लिए तुमने भाई को खो दिया। चलिए हमारा यहाँ पे सवाल नंबर जो है 6 रहेगा कि मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है, मैं खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है। व्याख्या आपको करनी है। तो खुद का पर्दा खोलने से है कि अपनी कमियों या दोषों को स्वयं ही प्रकट करना। यदि कोई व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है तो वह स्वयं के ही दोषों को प्रकट कर रहा है। कवि की बुराई करने वाला जो अपनी बुराइयों से भी पर्दा उठा देता है। सभी को पता चल जाता है कि वह व्यक्ति कितनी ईर्ष्या और द्वेष की भावना से भरा हुआ है। तो चलिए आज के हमारे सवाल आप सबको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे वाले वीडियोज़ में जो है वो नेक्स्ट जो इनकी क्लास रहेगी वो भी हम कंप्लीट करवा देंगे। चलिए छोटा वीडियो ही बनाएँगे, लंबा वीडियो जो है वो आपके लिए ठीक नहीं है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।